तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों की फिजिक्स का चैप्टर 1। सारे बेसिक्स और फंडामेंटल हो चुके हैं। देखिए, आपके फिजिक्स में जो फर्स्ट हमारी यूनिट है पूरी, वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में। ठीक है, तो हम विद्युत पढ़ेंगे पूरा, शुरू के 1 से लगाकर जो 10 चैप्टर तक है उसमें विद्युत है, विद्युत के साथ में चुंबकत्व है। ये सारी बातें धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, विद्युत क्षेत्र। पर डायरेक्टली विद्युत क्षेत्र नाम दे रखा है, खैर, पर सीधा इसे शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो बहुत बाद वाली बात है। हमको विद्युत के बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, विद्युत होता क्या है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात जो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार के मूलभूत बल हैं, तो सभी ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। 4 तरह के बल होते हैं। एक होता है कौन सा, गुरुत्वीय बल। एक होता है कौन सा, विद्युत बल। एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ओके, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल कब होते हैं? वो बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर, जब बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, कम दूरी होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, तो उस समय पर वो बल काम करते हैं। ठीक है, तो वो जनरली हमें प्रकृति में अधिकतर दिखाई नहीं देते। वो एक न्यूक्लियर लेवल पर काम में आते हैं, नाभिकीय लेवल पर बहुत कम दूरी में। ठीक है, तो जनरली जो दो बल होते हैं वो कौन से होते हैं? सारे बल या तो गुरुत्वीय बल होंगे, विद्युत बल होंगे, जो हमें दिखते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने तो घर्षण बल नाम सुन रखा। ठीक है, और भी दूसरे बलों के नाम सुन रखे, तो वो क्या है? जब आप तो बोल रहे हो कि 2 ही बल है, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल, तो बाकी के जितने भी बल हैं वो सारे इन्हीं का कोई ना कोई प्रकार है। वो यही है, मूलभूत रूप से वो यही है। जब हम उसे डीपली समझने जाते हैं तो वो यही आता है। यदि आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप बोलोगे घर्षण बल और विद्युत बल अलग अलग है, पर जब आप उसको डीपली समझेंगे तब आपको पता चलता है कि जो घर्षण बल है वो कोई और बल नहीं है, बल्कि विद्युत बल ही है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, मेनली रूप से किसी भी पदार्थ जो बल होते हैं, कोई भी पदार्थ जो दूसरी वस्तुओं पर बल लगा सकता है, वो 2 होते हैं, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल। अब ये क्यों होते हैं? तो ये पदार्थ के अंदर पाए जाने वाली कुछ विशेषताओं के कारण होते हैं। देखिए, पदार्थ के अंदर जनरली एक विशेषता तो पाई जाती है, द्रव्यमान का एक विशेषता है पदार्थ की। अब द्रव्यमान के कारण जो कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है उसे हम बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय बल। ठीक है, पदार्थ के अंदर उसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ के कारण कोई भी पदार्थ दूसरे के ऊपर क्या लगा सकता है, गुरुत्वीय बल लगा सकता है। आज सूर्य जो है, अपने जितने भी ग्रह हैं सौर परिवार में, पृथ्वी, मंगल, सारे ग्रहों के ऊपर कौन सा बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों? अपने द्रव्यमान के कारण। इनका इतना ज्यादा द्रव्यमान है, इसलिए सारे एक दूसरे को के ऊपर बल लगाकर ये पूरा एक स्टेबल पूरा आपका सोलर सिस्टम है। इसके अलावा हम पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, छोटी छोटी वस्तुओं को। ये पेन में गिरूंगा तो नीचे चला जाएगा, तो ये कौन सा बल है, क्यों लग रहा है, पृथ्वी क्यों लगा रही है इस पे, द्रव्यमान के कारण। और ये द्रव्यमान के कारण जितने भी बल लग रहे हैं ये सारे कौन से बल होते हैं, गुरुत्वीय बल। परंतु पहले केवल ये सोचते थे कि पदार्थ की एक ही विशेषता होती है, द्रव्यमान, और उसके कारण जो पदार्थ बल लगाता है कौन सा बल होता है, गुरुत्वीय बल। परंतु आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है, तो ये इंक यहाँ पर ठहर गई, ये इंक यहाँ पे चिपक गई। ठीक है, अब एक बात बताइए, नीचे की साइड कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नीचे की साइड से गुरुत्वाकर्षण बल लगना बंद हो गया? क्या नहीं हुआ, नीचे की साइड गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, फिर भी ये इंक यहाँ पर चिपकी हुई है। ठीक है, इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। या कहीं चौक से लिखा आपने बोर्ड पे तो वो चौक के कण वहां चिपक जाते हैं। तो या आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी बर्थडे पार्टी वगैरह में आप लोग जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ऐसा उसको गुब्बारे को अपने कपड़ों से रगड़ते हैं या सिर में रगड़ते हैं और डायरेक्टली क्या कर देते हैं, उसको हम दीवार से चिपका देते हैं। तो दीवार पर आपने गुब्बारा चिपकाया, नीचे की साइड क्या लग रहा है,
गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। फिर भी वो गुब्बारा क्या हो गया, दीवार के ऊपर क्या हो गया, चिपक गया। तो इसका मतलब जब विभिन्न प्रकार के हम दैनिक जीवन की इन घटनाओं को देखते हैं तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है फिर भी वो चीज वहां पर चिपकी हुई है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि कोई न कोई और ऐसा बल होना चाहिए जो गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्या है, ताकतवर है। ठीक है, और वो जो बल है उस बल के कारण ही वस्तुएं क्या हो रही है, चिपकी हुई है। जैसे कंघे से आप एक कंघा कर लीजिए, प्लास्टिक कंघी से कंघा कर लीजिए और उसके बाद में वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े करो और कंघी को पास ले जाओ तो कागज के टुकड़े क्या हो जाएंगे, उस पर चिपक जाएंगे। तो कागज के टुकड़े उस पर चिपक गए, नीचे नहीं गिर रहे। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्या है, एक प्रबल बल है जो उस कागज के टुकड़ों को कंघी के ऊपर क्या कर रहा है, चिपका रहा है। तो यहां से फिर वैज्ञानिकों ने एक अन्य प्रॉपर्टी बताई मैटर की, पदार्थ की एक और विशेषता बताई। क्या? जिसका नाम क्या दिया, आवेश। के पदार्थ में द्रव्यमान तो होता ही और द्रव्यमान के कारण जो बल लगाता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। पर साथ में पदार्थ के अंदर एक और चीज होती है, क्या, आवेश। क्या होता है, आवेश। तो अगर पदार्थ के अंदर हमेशा ही आवेश होता है तो हमेशा तो वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब जैसे मैंने जब कंघी करी तो मेरे कंघी करते से पहले तो कंघा किसी को आकर्षित नहीं कर रहा था। वो जब मैंने कंघी करी या जब मैंने गुब्बारे को अपनी शर्ट पर रगड़ा तब वो उन छोटे छोटे कागज के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके पहले तो गुब्बारा क्या नहीं कर रहा था, कागज के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब हम वहां से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेश पदार्थ के अंदर होता तो है और इसी के कारण वस्तुएं क्या करती है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेती है। परंतु ये आवेश हमेशा नहीं होता। पदार्थ की दो तरह की अवस्थाएं होती है। एक तो होती है जब उसके अंदर आवेश आ जाता है, उस पर आवेश आ जाता है, उसे तो कहा हमने आवेशित। और जब उसके ऊपर आवेश नहीं होता है उसे क्या कहा हमने, निरावेशित। और ये होता क्यों है, ये आवेश किसी भी पदार्थ के ऊपर आता क्यों है, तो ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होता है, दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो उस रगड़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो उस इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर जाने के कारण उस पदार्थ में क्या आ गया, उत्तेजना का गुण आ गया। सीधी सी बात है, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या एक में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इनमें कुछ कमी हुई। तो इस कमी के कारण क्या होगा, इन्होंने क्या कर दिया, उस दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। इनमें एक विशेष प्रकार का उत्तेजना का गुण आ गया। ठीक है, तो वो जो उत्तेजना का गुण आया उसे ही क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो जब भी दो वस्तु रहेगी, नॉर्मली रहती निरावेशित है, पर जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। और वो क्या करती है, छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करना शुरू कर देती है, आकर्षित करना शुरू कर देती है। और इस आवेश के कारण जो बल लगाती है वस्तु उसे क्या कहा गया, विद्युत बल। ओके, ठीक है, उस आवेश के कारण जो बल लगाती है विद्युत बल। तो कुल मिलाकर दो बातें, पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले जो मूल गुण है वो एक तो द्रव्यमान है, एक आवेश है। द्रव्यमान के कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर जो बल लगाती है कौन सा बल होता है, गुरुत्वीय बल। और आवेश के कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर जो बल लगाती है वो कौन सा बल होता है, विद्युत बल। ओके, अब यहां पर जो सबसे पहले समस्या ये आती है कि ये जो आपका विद्युत बल है, घर्षण बल कैसे भी बोला था कि घर्षण जो है विद्युतीय है, तो वो कैसे, वो भी समझ लेते हैं। आप देखिए वो घर्षण कैसे होता है, जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, रगड़ाती है। रगड़ने के कारण क्या होगा, एक में इलेक्ट्रॉनों कमी हो गई, एक में इलेक्ट्रॉनों क्या हो गई, वृद्धि। जब कमी और वृद्धि हो गई, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित। तो वो दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है। मतलब आप बैठे हैं, ये यहाँ पर मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन से लिखने के कारण बोर्ड और इस मार्कर के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और घर्षण होने के कारण रगड़ा रहा है, और रगड़ने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। और वो जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, इसके कारण एक के ऊपर आ गया प्लस और एक के ऊपर आ गया माइनस, और इसके कारण वो क्या हो गई, यहाँ पर प्लस माइनस से क्या हो गई, चिपक गई।
आ रही बात समझ में? तो इसके कारण यहाँ पर चिपक गई। तो ये क्योंकि इधर से उधर आवेश आया गया इसलिए विद्युत बल है इसे ही। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रगड़ने के कारण। इसी को क्या कहा जाता है? घर्षण बल भी कहा जाता है। घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, हमने सुना होगा। तो घर्षण बल भी क्या है? प्रकार का विद्युत बल। आप बैठे भी क्यों हैं? क्योंकि आप जमीन से क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। जब आप जमीन से रगड़ा रहे हैं तो रगड़ने के कारण क्या हुआ? आपके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के कारण प्लस माइनस आवेश उत्पन्न हुए, दोनों एक दूसरे से आकर्षित हुए और आप क्या होगा? उस जगह चिपक गए। अगर ये विद्युत बल नहीं होता, ये विद्युत वाला घर्षण नहीं होता तो आप क्या नहीं कर पाते? बैठ भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते। यही सारा सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं घर्षण बल भी क्या एक प्रकार का विद्युत बल। और ये सारे विद्युत बल किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं किसके कारण? आवेश के कारण, पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले गुण के कारण, जिसके कारण पदार्थ क्या करता है? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है। विभिन्न वस्तुओं पर क्या कर सकता है? बल लगा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी, आवेश होता क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर परिभाषाएं लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिभाषा काय की? स्थिर वैद्युतिकी की, ठीक है। देखिएगा स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या? देखिए ये जो आवेश उत्पन्न हुआ, अब इस आवेश की दो प्रकार की अवस्थाओं से, देखिए मैंने कंघा कर लिया या इसको मार्कर को अपने ऊपर रगड़ लिया, ठीक है। रगड़ने पर इस पे यहाँ पे आवेश आया, तो जो यहाँ पर आवेश है ना वो हमेशा कहां पर रहेगा? यहीं पर रहेगा। आ रही बात समझ में? वो वाला आवेश इधर उधर नहीं जाएगा, वो यहीं पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो आवेश कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। तो जब इस स्थिर आवेश कहीं पर जा नहीं रहा है, ये एक जगह क्या है? स्थिर है। तो जब इस स्थिर अवस्था में रहने वाले आवेश का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्थिर वैद्युतिकी। और जब ये आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है, इस आवेश का क्या होगा? स्थानांतर। ये आवेश गतिमान अवस्था में होगा, तो उस अवस्था में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? गतिशील विद्युत, ठीक है। और वो जो गतिशील विद्युत का अध्ययन हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। शुरू के जो आपके 4 चैप्टर्स हैं वो सारे काय के ऊपर है? स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर है। तो सबसे पहले सभी हेडिंग डालेंगे स्थिर वैद्युतिकी। इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखेगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में रहने वाले आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। और देखिए भौतिक विज्ञान क्या है? तो ये खुद साइंस की ब्रांच है। और मैंने आपको बताया था अपने इसमें आसपास वाली सारी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, हमने पढ़ ही रखा है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। अगर प्रैक्टिकली आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स बहुत सरल लगेगी, वरना फिजिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे कठिन विषय माना जाता है ये पूरे विश्व का। तो ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स माना जाता है, परंतु यदि इसे आप ढंग से समझते हुए पढ़ेंगे तो ये कोई कठिन नहीं है। केवल इसको दूसरी दुनिया चीज में समझिए, अपने आसपास की घटनाओं से क्या करते जाइए, इसको समझते जाइए, तो ये बहुत ज्यादा क्या लगेगी आपको? सरल लगेगी। ओके, अब ये स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा लिखिए। अब हम लिखेंगे परिभाषा काय की? विद्युत आवेश की। ओके, तो विद्युत आवेश की परिभाषा लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए विद्युत आवेश। लिखेगा किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण जिसके कारण वह अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, विद्युत आवेश कहलाता है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं साथ साथ ही लिखने पर कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपके हाथ में हूं। आप जैसे ही पॉज का बटन दबाओगे मैं पॉज हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा, लिख लो जितना लिखना है, फिर उसके बाद में वापस प्ले कर दीजिए, वापस में बोलने लगूंगा। तो ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस का फायदा होता है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़िए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर बोलूंगा आप मेरे साथ साथ ही लिख लें, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये हो गई कहीं परिभाषा आपके विद्युत आवेश की। अब विद्युत आवेश की परिभाषा के बाद में
हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि ठीक है, हमने बता दिया कि ये एक वस्तु को हम रगड़ते हैं तो उसके ऊपर क्या उसमें उत्तेजना का गुण आ जाता है और वो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, इसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इस एक वस्तु को अपनी ओर रगड़ा, ठीक है, एक और वस्तु को रगड़ा, तो कभी जो इन दोनों को क्या लाया, मैं आस पास लाया, तो इन दोनों ने क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। ठीक है, इन दोनों ने दूसरे को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो आकर्षित तो कर लिया गया, बट उसके बाद में क्या है कि मैं एक और दूसरी वस्तु लेके आया, ठीक है, और एक और दूसरी वस्तु लेके आया, और क्या है कि उसको भी मैं किसी वस्तु से रगड़ के लाया। तो और जब इन दोनों को पास लाया तो इन्होंने आकर्षित करने की जगह क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब पास पास आने की जगह क्या हो गई, दूर 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 हो गई। मतलब फिर यहाँ समझते हैं कि ये जो आवेश है ये हमेशा एक दूसरे को क्या नहीं कर रहा, आकर्षित ही नहीं कर रहा, कभी कभी क्या कर रहा, प्रतिकर्षित भी कर रहा। तो वहां से फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि आवेश क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार का नहीं होना चाहिए। आवेश के कितने प्रकार होने चाहिए, 2 प्रकार होने चाहिए। ठीक है, आवेश के 2 प्रकार होने चाहिए, और उन 2 प्रकारों का नाम क्या रखा, प्लस तथा माइनस। ठीक है, क्या नाम रखा, प्लस और माइनस। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि प्लस नाम कैसे रखा गया और माइनस नाम कैसे रखा गया, आवेश का प्लस माइनस नाम ही क्यों रखा गया इनका, धनात्मक और ऋणात्मक। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए प्लस आवेश वाली वस्तु एक माइनस वाली वस्तु है, आप जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित। अच्छा, आकर्षित करने के करेगी सही, और जब एक दूसरे से मिल जाएगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, समा। मतलब ये भी मैंने इस एक वस्तु को क्या करा, रगड़ा। देखिए ये मैंने इस एक वस्तु को रगड़ा किसी वस्तु से, और जब इसको रगड़ा और रगड़ने के बाद में जब मैं इसको ले गया छोटे कागज के पास, हल्की वस्तुओं के पास, तो इसने उनको क्या कर लिया, आकर्षित। मैंने एक और वस्तु ली, इसको भी क्या किया, रगड़ा, और इसको रगड़ने के बाद में जब मैं ले गया छोटी वस्तुओं के पास, तो इसने भी क्या किया, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित। ठीक है, इन दोनों ने हल्की वस्तुओं को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। अब क्या है, मैं इन दोनों को क्या लाया, पास पास, और मान लीजिए आकर्षित कर रही है। अब ये दोनों आकर्षित कर रही है दूसरे को, और जब ये दोनों मिल गई, मिलने के बाद में अब जब मैं इस वस्तु को कागज के पास ले जाऊंगा तो उनको आकर्षित नहीं करेगी, और इसको ले जाऊंगा तो ये भी क्या नहीं करेगी, उनको आकर्षित नहीं करेगी। मतलब क्या, जब 2 आवेशों को हमने आपस में मिला दिया तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब मेरी बात सुनिए, कौन सी 2 चीजों का आपस में मिलने पर एक दूसरे को समाप्त कर देती है, तो प्लस और माइनस। सीधी सी बात है, +3 और -3 आप मिलाओगे तो क्या होगा, +3 - -3 तो 0, +4 - 4 0। तो कोई भी प्लस और माइनस से क्या कर सकता है, दूसरे को समाप्त कर सकता है। तो इस आधार पर आवेश के जो 2 प्रकार बताए गए वो कौन से बताए गए, प्लस तथा माइनस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आवेशों के जो ये मतलब 2 वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, आवेश, तो उसको तो क्या बोलेंगे, चार्ज हो गई। फिर जब हम उनको वापस एक दूसरे से मिला देंगे तो क्या होगा, क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, निरावेशित हो गई। तो रगड़ेंगे तो चार्ज, मिलाएंगे तो डिस्चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है जब 2 वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं डिस्चार्ज होती है, चिंगारी निकलती है। आपको पता है 2 वायु को मिला देते हैं चिंगारी निकलती है। तो इसी प्रकार से वो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि 2 पत्थरों को रगड़ने पर क्या होता है, आग उत्पन्न हो जाती है, आग उत्पन्न की जा सकती है, उससे हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो कैसे होता है, वो इनको रगड़ते हैं तो क्या होता है, चार्ज हुए, फिर मिलेंगे वापस अगली बार रगड़ने पर डिस्चार्ज, फिर रगड़ा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चिंगारी उत्पन्न होगी, और चिंगारी उत्पन्न होगी तो क्या होगा, वो आग निकल जाती है। ठीक है, अरे बात समझ में, या आसमान में बिजली चमकती है, आसमान में बिजली कैसे चमक रही, वहां पर भी क्या है, कई प्रकार के पदार्थ के कई सारे अणु हैं। तो जब वो अणु एक दूसरे से क्या करते हैं, रगड़ाते हैं, तो वहां पर आपस आसमान जब बादल हो जाते हैं ना, बहुत सारे बादलों में कई सारे अणु, तो जब वो बादल एक दूसरे से रगड़ाते हैं, बादलों में अणु एक दूसरे से, तो क्या होगा, अणु एक दूसरे से रगड़ा है तो चार्ज, फिर क्या होगा, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, और जब डिस्चार्ज होगा, निरावेशन होगा, तो क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी, बिजली उत्पन्न होगी। इसलिए आसमान में क्या चमकेगी, बिजली चमकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश क्या के कारण क्या हो सकती है, वो चमक भी क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। और कैसे, डिस्चार्ज जब भी होगा तो वस्तु उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आवेशों के प्रकार
चार्ज होना, डिस्चार्ज होना क्या होता है, ये सारी बातें बेसिक बातें आपके समझ में आई होगी। तो इनको हम व्यवस्थित लिखेंगे, फिर आवेश निकालना सीखेंगे, किसके ऊपर प्लस आएगा किसके ऊपर माइनस आएगा, सारी बातें करेंगे। थोड़ी सी हम पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसका नाम विद्युत क्यों रखा गया। अरे बात ठीक है, वो तो उसमें उत्तेजना का गुण आ गया तो चार्ज हो गया साहब, इसलिए आवेश का नाम चार्ज रख दिया। पर इसका नाम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया, ये हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे आवेशों के प्रकार से फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं कि विद्युत के नामकरण की, इलेक्ट्रिसिटी का नाम कैसे रखा गया, विद्युत को विद्युती क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, हिस्टोरिकल चीजें फिर अपने काम की नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको कि 600 बीसी में, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व, ठीक है। तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व क्या हुआ, ग्रीस नाम का जो देश था है, उसमें मिलेटस नाम की जगह पर थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एम्बर नामक पदार्थ को रेशेदार पदार्थों जैसे ऊन वगैरह से क्या किया, रगड़ा। जब उन्होंने रगड़ा तो देखा कि ये पदार्थ क्या कर रहा है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित। तो मतलब वहां से जाके आइडिया लगा कि यार किसी पदार्थ को रगड़ने पर दूसरी वस्तुओं क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करता है, तो ये कोई न कोई दूसरा और प्रबल बल होना चाहिए। तो इसे क्या कहें, क्या है ये गुण, कौन सा बल है, इस प्रबल बल का नाम क्या दें। तो क्योंकि एम्बर था, अब एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से शब्द बन गया क्या है, उस इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका नाम क्या रख दिया उस गुण का, इलेक्ट्रिसिटी। और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो ये क्या हो गया साहब, इसका नामकरण। तो देखिए, अब हम बात करते हैं आवेशों के प्रकारों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के आवेश होंगे, प्लस और माइनस। कैसे रखा है इनका नाम, तो मैंने आपको भी समझाया था कि जब दोनों प्लस और माइनस वस्तुओं को हम आपस पास में लाते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। तो डिस्चार्ज कर दिया मतलब एक दूसरे का आवेश को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और कौन एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो उसके आधार पर किसने, फ्रैंकलिन ने, ध्यान रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, आवेश के प्रकार बताए, कौन से, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी यहाँ पर एक और जो समस्या आती हुई आती है कि दोनों वस्तुओं को आप पास पास ले आए तो इन्होंने एक दूसरे के आवेश को खत्म कर दिया, तो आवेश गया कहां। अरे आवेश क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही तो है जिसके कारण आवेश आगे किसी वस्तु में, उसमें ऊर्जा आ गई, ऊर्जा आ गई तो छोटी वस्तु अपने और क्या करने लगी, आकर्षित करने लगी। तो जो ऊर्जा है जिसके कारण छोटी वस्तु अपने आकर्षित करने की, ऊर्जा गई कहां। अरे कोई चीज कभी नष्ट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ऊर्जा क्या हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, बदल सकती है, पता है हमें। तो कौन से रूप में बदलेगी, तो जो आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा कि ऊर्जा जब भी या तो किसी कार्य में खर्च होगी और कार्य में खर्च नहीं होती है तो वो क्या हो जाती है, किसमें बदल जाती है, ऊष्मा में। तो इसीलिए क्या होता है कि जब दो चार्ज वस्तुएं एक दूसरे से मिलती है तो कुल मिलाकर ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। और जब ऊर्जा किसी काम में नहीं आती तो अपने कौन से रूप में बदलती है, ऊष्मा में। तो यहाँ पर भी जब हमने दोनों को मिला दिया तो ऊर्जा किसी अन्य काम में तो आ नहीं रही, तो ऊष्मा में बदलती है, और ऊष्मा के कारण क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। यारी बात समझ में, इसलिए पत्थरों को रगड़ने पर चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो चिंगारी निकल जाती है, आग जल जाती है। आसमान में बिजली भी चमकती है, और ध्यान रखिएगा आसमान में जो बिजली है वो यही वाली विद्युत है, कोई दूसरी नहीं है। आप ये समझे कि नहीं वो अलग विद्युत हो तो इंद्र देवता चमका रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, गलत फहमी है, उसको कोई इंद्र देवता नहीं। तो कुल मिलाकर वो बिजली जो है वो इंद्र भगवान नहीं चमका रहे हैं, वो जो बिजली है वो यही विद्युत है जो बादलों में जो अणु है उन अणुओं के आपस में रगड़ने से चार्ज और डिस्चार्ज के कारण क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग भी किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतंग के साथ में चाबी लगा दी, और पतंग के साथ में चाबी लगाने के बाद में लोहे की चाबी लगा दी, और उसको जब उन्होंने ऊपर उड़ाया
बादलों तक भेजा और उसके बाद में जब पानी गिरा और बिजली चमकी तो उस समय क्या हुआ कि उस पानी के साथ में वो जो विद्युत की वायु और बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या लगा, झटका लगा। तो झटका लगने से उनको पता है कि ये वाली जो विद्युत इससे क्या लगता है, झटका लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कि जो विद्युत होती है उससे क्या लगता है, झटका लगता है। ये वाला आवेश जो हमारे, जैसे मान लीजिए इसमें इस सिरे पर क्या है, आवेश है। जैसे ही मैं इसको छूंगा तो क्या होगा, मेरे छूने से क्या होगा, मेरे शरीर में से आवेश प्रवाहित होकर काय में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। यदि मैं चप्पल नहीं पहन रखी है तो, और मुझे क्या महसूस होगा, झटका। आप लोग बहुत बार बसों में बैठे होंगे, बसों की सीटों पर, वहां पर अक्सर होता है जब वहां पर हम सीट पर बैठते हैं तो सीट पर बैठने के कारण हमारा पर रगड़ होती है और रगड़ के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और जैसे ही हम फिर लोहे के डंडे को छोड़ते हैं सामने वाले को तो हमारे शरीर में से आवेश प्रवाहित होकर उसमें चला जाता है। क्या लगता है हमको, झटका लगता है। तो ध्यान रखिए, इस आवेश का मेन गुण क्या है, इस विद्युत का, घर्षण विद्युत का, कि इसके कारण क्या लगता है, झटका लगता है। और यही वहां पर भी हो रहा है, जो ऊपर बिजली चमक रही है उसके कारण झटका लग रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि वहां पर जो विद्युत उत्पन्न हो रही है वो यही है, और उन्होंने इसे प्रयोग द्वारा क्या कर दिया, सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और जब दो आवेश है साहब वो उत्पन्न हो गए, उन दोनों आवेशों में से हम देखेंगे जैसे एक जैसी वस्तु है, कांच के उसको पास पास लूंगा तो प्रतिकर्षित करेगी, प्लास्टिक को पास पास लाएंगे तो क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। इट मींस एक जैसी वस्तु क्या कर रही है, दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो यहाँ से नियम बन गया कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दूसरी वस्तुओं को पास पास लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो आवेश के प्रकारों का नाम कैसे बना, कौन से प्रकार होते हैं और उनकी विशेषताएं, सारी बातों की हमने क्या कर ली, चर्चा कर ली। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवेश क्यों उत्पन्न हो रहा है। जब भी किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होगा तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही उत्पन्न होगा। ध्यान रखिए, केवल इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जाता है, प्रोटॉन कभी नहीं जाता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसके कारण वही इलेक्ट्रॉन एक वस्तु दूसरी वस्तु में जाता है। दूसरी बात, आवेश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो क्योंकि ऊर्जा है तो उसको हमेशा वो आवेश अकेला नहीं जा सकता, ऊर्जा को ले जाने वाला कोई ना कोई चाहिए। आवेश को हमेशा पदार्थ लेके जाएगा, ऊर्जा को हमेशा कोई ना कोई पदार्थ लेकर जाएगा, और पदार्थ जाएगा तो साथ में क्या जाएगा, द्रव्यमान भी जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी किसी कोई वस्तु आवेशित हो रही है, एक वस्तु से वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब उस आवेश को लेकर द्रव्यमान भी जा रहा है, मतलब द्रव्यमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब कैसे होगा परिवर्तन, देखिए धनावेशित वस्तु ऋणावेशित वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु में चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन गया है तो क्योंकि इसमें गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्योंकि इसमें द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन क्या लेके आया, द्रव्यमान लेके आया, तो इसमें द्रव्यमान आ गया, मतलब इसका द्रव्यमान भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्योंकि इसमें से द्रव्यमान निकल कर आया है तो इट मींस इसमें क्या हो जाएगी, इसके भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये बात भी क्या रखनी है, हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो धनावेशित वस्तु भार में क्या हो गई, कमी हो गई। तो ध्यान रखना है, ऋणावेशित वस्तु का भार बढ़ जाता है और धनावेशित वस्तु के भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कंसेप्ट भी क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आगे बहुत काम में आएगा, 11वें में पढ़ रखा है, जिन लोगों को नहीं पता वो याद कर लीजिए। आवेश E होता है इसका 1E बराबर होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके, माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस भी लगा सकते हो, वो कोई समस्या वाली बात नहीं। पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखनी है उनको याद, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो आगे बात करते हैं। आगे अभी ये बचा हुआ है कि ठीक है धनावेश आ गया ऋणावेश आ गया, पर हमने दो वस्तु को रगड़ा तो कैसे पता चलेगा किस पर धनावेश और किस पर ऋणावेश। परीक्षा पूछ ले कि कांच और प्लास्टिक बताइए किस पर धनावेश आएगा किस पर ऋणावेश आएगा। तो इसके लिए देखिए कोई वैसे यार किस पे धनावेश किस पर ऋणावेश कैसे डिसाइड करें। तो पहले क्या किया, पहले कांच को मेन बेस माना था। फेराडे ने बोला कि साहब जो कांच है उसको तो क्या मानो आप
धनावेशित, और उससे जो रगड़ा है और बाकी सबको क्या मान लो आप, ऋणावेशित मान लो। उससे रगड़ने पर जो भी दूसरी वस्तु कांच पर तो आएगा धनावेश, और बाकी पर क्या आएगा ऋणावेश। पर तो खाली कांच के लिए, बाकी वस्तु के लिए क्या होगा, तो अलग अलग उन्होंने बार बार अलग अलग वस्तुओं को रगड़ के देखा और उसके आधार पर क्या बना दी, एक सीरीज बना दी। उस सीरीज में जो पहले है वो हमेशा धनावेशित होगा, जो बाद में होगा वो हमेशा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। तो हम वो सीरीज पढ़ लेते हैं। वो सीरीज पढ़ने के बाद में आप आसानी से कोई भी दो प्रश्न का बता पाएंगे, इस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, देखिएगा कौन धनावेशित होगा कौन ऋणावेशित होगा, तो इन दो को आपस में रगड़ेंगे तो किस पर धनावेश आएगा किस पर ऋणावेश आएगा। इसके लिए फेराडे ने एक सीरीज दी जिसमें देखकर आप जो भी आगे होगा वो धनावेशित होगा, जो भी पीछे होगा ऋणावेशित होगा। जैसे हमने कांच की छड़ और रेशम को रगड़ा, तो कांच की छड़ और रेशम में से कौन आगे, कांच आगे है और रेशम का है पीछे, तो इट मींस कांच की छड़ तो होगी धनावेशित और रेशम क्या होगा, ऋणावेशित। ठीक है, उसी प्रकार से आपने यदि एम्बर और ऊनी कपड़े को रगड़ा तो कौन होगा धनावेशित कौन होगा ऋणावेशित। तो देखिए एम्बर कहाँ है, एम्बर यहाँ पर है, ऊनी कपड़ा कहाँ है, ऊन यहाँ पर है। तो ऊन और एम्बर में से कौन पहले है, ऊन पहले है, तो जो पहले होगा वो तो क्या होगा धनावेशित, तो ऊन हो गया धनावेशित और एम्बर हो जाएगा क्या, ऋणावेशित। अगर आपने बिल्ली की खाल और प्लास्टिक को रगड़ा तो कौन धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा। तो बिल्ली की खाल और प्लास्टिक में से पहले कौन है, बिल्ली की खाल पहले है, तो बिल्ली की खाल हो जाएगी क्या, धनावेशित। बिल्ली की खाल हो जाएगी क्या, धनावेशित, और प्लास्टिक बाद में है तो प्लास्टिक हो जाएगा क्या, ऋणावेशित। फिर उसके बाद में आपने ऊनी कपड़ा और एबोनाइट को रगड़ा तो कौन होगा धनावेशित कौन होगा ऋणावेशित। तो कौन है पहले, ऊन पहले है तो ऊन हो जाएगा क्या, धनावेशित, और एबोनाइट बाद में है तो एबोनाइट हो जाएगा क्या, ऋणावेशित। ये ऊन पहले है तो ऊन हो जाएगा धनावेशित और एबोनाइट बाद में है तो एबोनाइट हो जाएगा क्या, ऋणावेशित।